सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक राजा की कहानी। और देखिए, ये रहा वह राजा। तो ये कौन है गाइज? ये एक राजा है। तो आज हम इस तरबूज राजा की कहानी पढ़ने वाले हैं। किसकी कहानी पढ़ने वाले हैं? सही सुना आप लोगों ने, तरबूज राजा की कहानी सुनेंगे। और तरबूज राजा की कहानी भी कहानी वाली तरीके से नहीं समझेंगे कि भाई कहानी है तो कहानी की तरह समझे, नहीं, इसको भी हम लोग कविता के रूप में समझेंगे। अरे कविता मतलब कोई अपने क्लास की बच्ची कविता की बात नहीं कर रहा हूं। कविता का मतलब है पोएट्री, वर्ड्स वाली फॉर्म के अंदर समझेंगे कि किस तरीके से एक जो नगर है उसका राजा बन जाता है एक तरबूज। तो इसलिए इस स्टोरी को पहले ध्यान से सुनिए, समझिए, एंजॉय करेंगे। आज बस एंजॉयमेंट करने का मूड है भाई। आज केवल मस्ती मारेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे और कुछ नहीं करेंगे इस पोएट्री के अंदर। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो देखो, बहुत दिसंबर का महीना चल रहा है, बहुत जल्दी पेपर आने वाले हैं, दिमाग में बहुत स्ट्रेस है, तो बस एंजॉय एंजॉय एंजॉय, शांति, काम डाउन, शांति। ठीक है गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज गाइस क्लास 11th का स्नैपशॉट्स का चैप्टर 8 लेक्चर नंबर 1, द टेल ऑफ मेलन सिटी, जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। अब यहां पर चैप्टर 8 है, लेकिन ये चैप्टर किस फॉर्म में है? तो ये चैप्टर ही पोएट्री के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये पोएट्रीज का पोर्शन नहीं है, बेसिकली ये चैप्टर्स का ही पोर्शन है, यानी कि आपका प्रोज वाला जो पोर्शन है उसी का पोर्शन है, लेकिन वर्स फॉर्म में है या फिर पोएट्री फॉर्म में है। तो द टेल ऑफ मेलकन सिटी जो विक्रम सेठ ने लिखा है, द फॉलोइंग पोएम इज टेकन फ्रॉम मैपिंग्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1981। तो विक्रम सेठ की एक बुक थी जिसका नाम था मैपिंग्स, जो कि छपी थी किसमें? 1981 के अंदर, एंड इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम्स बाय विक्रम सेठ। और इसे इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है कलेक्टेड पोएम्स के अंदर जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। तो पोएम हमारी शुरू होती है, पोएम तो अगले पेज से शुरू होगी। द किंग इन दिस पोएम, इस कहानी में जो राजा है, इज जस्ट, वो बहुत न्यायप्रिय है, एंड प्लेसिड, शांति प्रिय, शांत और गंभीर स्वभाव का है। डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार, क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो उसका स्वभाव है, उसकी नीति है, उसका व्यवहार है कि हमेशा न्याय का साथ देना है? आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा आगे चला गया न्याय का साथ देते देते? ठीक है, तो इस बारे में ये पोएट्री है, इस बारे में ये हमारी आज की लेक्चर होने वाला है। तो आफ्टर इदरीस शाह के बाद में, इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, तो उस शहर में जिसके लिए मैं आज गाता हूं, ये कविता गाता हूं, देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, वहां एक बहुत ही न्यायप्रिय और शांति प्रधान या शांति प्रिय गंभीर प्रवृत्ति का एक राजा था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रिम्पली, यानी कि एक आर्च का मतलब होता है तोरण। सामान्यतः आर्च इस तरीके का बनाया जाता है, जहां पर घर का एंट्रेंस गेट होता है वहां पर इस तरीके का बनाया जाता है, ये आर्च की फॉर्म है। ठीक है, तो एक आर्च बनाया जाए, एक तोरण बनाया जाए, उसका निर्माण किया जाए ट्रिम्पली, सफलतापूर्वक। वुड स्पैन मेजर थ्रू फेयर टू आइडेंटिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। वुड स्पैन का मतलब है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक विस्तार तक दिखाई दे। द मेजर थ्रोफेयर, यानी मेन जो चौराया है आम रास्ते पर, टू एडिफाई, ताकि लोगों को प्रोत्साहित कर सके, स्पेक्टेटर्स, उसको देखने वाले को, देयर, वहां, यानी कि जो शहर है, शहर का मुख्य चौराया जो हो ना, वहां बनाना इस तरह का एक तोरण, मस्त होना चाहिए, बढ़िया शानदार होना चाहिए। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग, तो कारीगर लोग जो है वो जाते हैं और ऐसा ही एक तोरण बना देते हैं। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग, और वह ऐसा क्यों करते हैं? वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जिसने कहा था वो एक राजा था। द किंग रोड डाउन द थ्रूफेयर टू आइडेंटिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, तो किंग जो है वहां पर जाता है एक अपने घोड़े पर बैठ करके, थ्रूफेयर में उसी जगह पर, ताकि वो स्पेक्टेटर्स को वहां पर देख सके कि कौन कौन उसका दर्शन कर रहा है। अंडर द आर्च, और जैसे ही वो उस आर्च के नीचे से निकलता है, उसके बीच में से निकलता है, ही लॉस्ट हिज क्राउन, तो भैया ये जो आर्च बना हुआ था ना, ये
घोड़े पर बैठा है तो पहले हाइट ज्यादा हो गई, और जैसे ही उसकी भी हाइट ज्यादा है तो सर के ऊपर जो ताज था वो ताज उतर के नीचे गिर गया। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो, आर्च बहुत छोटा बनाया गया था। अ फ्रॉन, गुस्से से तेवर दिखाते हुए नाराजगी के रूप में आ गया अब राजा। अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, हमेशा शांत और गंभीर रहने वाला जो चेहरा है उस पर अचानक से गुस्सा दिखाई दिया। द किंग सेड, और राजा ने कहा, दिस इज अ डिस्ग्रेस, ये एक अपमानजनक कार्य है। इन लोगों ने ऐसा तोरण बनाया है जिससे मेरा मुकुट गिर गया, इन्होंने मेरा अपमान किया है। ये कृत्य तोरण बनाने का बहुत ही अपमानजनक काम था। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, जो बिल्डर्स का, निर्माण करने वाले का सबसे प्रमुख जो मुखिया था, जिसको बोला था तोरण बनाओ, उसको फांसी पर टांगना है। क्या करना है उसे फांसी पर टांगा जाएगा। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड, यानी कि फांसी का तख्त जो होता है ना, ये वाला, ये और रस्सी, तो रोप और गैलोज जो है उसका इंतजाम किया गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट, और जो चीफ बिल्डर्स थे, उस बिल्डिंग्स के जो चीफ थे, उनको बाहर लाया। आओ, तोरण बनाया ना बाबू जी, आ जाओ, आपको टांगेंगे अब चौराहे पे ठीक है, रस्सी से आपको टांगा जाएगा, वहां पे आपको हैंग टिल डेथ किया जाएगा। ही पास्ड द किंग, ही गेव अ शाउट, वो किंग के पास से निकला, गुजरा, और वो चीख कर बोला, ओ किंग, अरे राजा, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ये मेरा दोष नहीं है। ये दोष किसका है? मैं तो हूं कौन अपनी बोलचाल की भाषा में, अजी साहब मैं तो हूं ठेकेदार, और दोष है कारीगर का। आपने मेरे को काम करने का ठेका दिया, अच्छी बात है, लेकिन काम मैंने थोड़ी किया, ये आर्च बनाया मैंने थोड़ी, बनाया तो कारीगर ने। तो कहता है कि किंग, ये वर्कमैन की फॉल्ट है, कारीगर की गलती है। ओ अरे अच्छा, सेड द किंग, किंग ने कहा, एंड कॉल्ड अ हॉल्ट, और उसने कहा चलो अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, ये कह रहा है ना इसकी गलती नहीं है, कारीगर की गलती है। टू द प्रोसीडिंग्स, और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ, बिल्कुल न्यायपूर्ण होते हुए, कैसा होता हुआ? न्यायपूर्ण होता हुआ, न्याय से पूरा परिपूर्ण होता हुआ, और अब थोड़ा सा शांत भी हो गया। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट, मुझे निश्चित तौर पर, हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड, यानी मुझे इस एक ठेकेदार की बजाय सारे कारीगरों को लटकाना होगा। तो वो कहता है कि भाई अच्छा ठीक है, तुमने नहीं बनाया, किसने बनाया? कारीगर ने, चलो कारीगर को बुलाओ, जितने कारीगर थे सबको बुला लो। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज एंड सेड, तो जो कारीगर थे उन्होंने बड़े चौंके हुए दिखे, उन्होंने कहा कि चौंकते हुए उन्होंने कहा, ओ किंग, अरे राजा साहब, यू डू नॉट रियलाइज, आप इस बात को महसूस नहीं कर रहे, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, अजी हमने तो सही बनाई, हमने तो सही बनाई थी, लेकिन जो ईंटें थी ना, जिसने ईंटें बनाई ना, उसने ईंटें गलत साइज की बना दी। हमें ईंट चाहिए थी इतनी मोटी, तो हमने तो 50 ईंटों के हिसाब से ऊंचाई रखी, उसने ईंट कर दी छोटी, तो उस वजह से तोरण हो गया छोटा। आई मेरी बात समझ में? तो भैया यहाँ पर ठेकेदार ने फंसाया किसको? कारीगर को। कारीगर ने फंसा दिया ईंटें बनाने वाले को। ये मेरी गलती नहीं है साहब, मैंने तो गिनती से बनाई, और जो गिनती है सो है। ये तो ईंट बनाने वाले की गलती है कि उसने ईंटें पतली बनाई। तो यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, जो ईंटें बनाई गई थी वो गलत साइज की थी। समन्स द मेसन्स, चलो भाई राजमिस्त्री यानी कि ईंट बनाने वाला जो है उसे बुलाओ। तो जितने भी मेसन्स हैं, जितने भी ईंटें बनाने वाले हैं, उनको बुलाओ, राजा ने कहा। द मेसन्स स्टूड देयर क्विकरिंग, कांपते हुए बोले अब किसका नाम लेवे, अब बच्चा क्या। तो डर से, भय से कांपते हुए मेसन्स वहां आकर खड़े हो गए और कहते हैं इट वॉज द आर्किटेक्ट, यानी कि वास्तुकार जो है, यानी कि जिसने इसका डिजाइन बनाया। भाई देखो, आर्किटेक्ट का काम होता है डिजाइन बनाना, ठेकेदार का काम होता है जो डिजाइन उसने बना करके दी उस काम को ठीक से करवाना, मिस्त्री का काम होता है कि उस काम को वो ठीक से करे जिस तरीके से ठेकेदार ने बताई। ठेकेदार को किसने बताई? आर्किटेक्ट ने बताई। तो कहते हैं कि साहब गलती किसकी? बोले साहब मेरी गलती नहीं है, आर्किटेक्ट की गलती। आर्किटेक्ट ने मेरे को बोला था कि ऐसी ईंटें चाहिए,
मतलब उसने उठा करके बोले कि अब किसी को तो फंसाऊं ये तो आगे से आगे फंसाए जा रहे हैं, मैं फंस गया। तो उसने कहा साहब वास्तुकार जो है, आर्किटेक्ट जो है, इसकी गलती है। दे सेड, उन्होंने कहा। द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड, फिर आर्किटेक्ट को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, लेकिन आर्किटेक्ट कहता है महाराज आई डू ऑर्डियन दैट यू शैल बी। महाराज, योर मैजेस्टी, महाराजाधिराज, मैंने तो वो किया जो आपने कहा। मैं थोड़ी आपको कहने आया था कि भाई तोरण बनवाओ। आपने कहा था कि तोरण बनाना है, तो मैंने नक्शा बना के दिया, तो ठेकेदार ने काम पर लोग लगाए, तब कारीगर ने बिल्डिंग में वो तोरण बनाया और उसी के लिए ईंटें काम में आई। तो मैं कौन सा अपना मन से आपको कहने आया था कि महाराज आओ तोरण बना ले। में आप ही आए थे कि भाई तोरण बनाना है। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या हुआ कि आर्किटेक्ट कहता है हिज मैजेस्टी, महाराजाधिराज, आई डू डॉर्निन दैट यू शैल बी, मैं आपके द्वारा दिया गया कार्य कर रहा था। हैंग्ड, तो और आपके द्वारा किया हुआ काम कर रहा हूं और आप मुझे कह रहे हो कि आई शैल बी हैंग्ड, मुझे आप टांग दोगे। सेड द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ने कहा ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, आप एक छोटी सी चीज भूल गए। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स, आपने जो प्लान था उसमें थोड़े से संशोधन किए थे। आपने कहा था यार ऐसा नहीं ऐसा, आपने कहा था ऐसा नहीं ऐसा, तो आपने कुछ निश्चित संशोधन किए थे टू द प्लान्स, उन योजनाओं में। व्हेन आई शोड देम टू यू, जब मैंने आपको अपनी योजनाएं दिखाई थी। द किंग हर्ड दिस, किंग ने इस बात को सुना। द किंग सॉ रेड, और किंग जो है उसको देखो तो आग बबूला हो गया गुस्से में। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, वास्तविकता में लगभग वह अपना दिमाग खो चुका था। बोले कि क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या, इसका नाम लूं ये उसका नाम लेवे, उसका नाम लूं मैं उसका नाम लेवे, तो कितनों को बुलाना है और कौन बचाए आगे। और ये लास्ट में भाई साहब आए, ये तो मेरे को ही फंसाने के मूड में है बोले कि राजा जी आपने ही तो बोला था ऐसा नहीं ऐसा करना है, आपने अमेंडमेंट करवा दिए थे, उसमें परिवर्तन करा दिया मेरे मूल प्लान में। मेरा मूल प्लान सही था, अगर आपने जो चेंजेस कराए थे राजा जी, अगर वो नहीं कराते ना तो फिर बात अलग थी। अब वो कह क्या रहा है इनडायरेक्टली कि बोले भाई साहब आप ही हो। बट बीइंग अ जस्ट, लेकिन एक न्याय प्रिय इंसान होने के कारण, एंड प्लेसिड, और एक शांति प्रिय राजा होने के कारण, ही सेड, उसने कहा दिस इज अ ट्रिकी थिंग, ये एक बहुत ही उलझा देने वाला नाजुक मामला है, पेचीदा मामला है। आई नीड सम काउंसल, मुझे किसी सलाह की जरूरत है, मुझे कुछ सलाह या नसीहत दो। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, इस देश में जो सबसे ज्यादा, मतलब अपने राज्य में, देश का मतलब अपने राज्य में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो उसको लेकर के आओ। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजा गया और उससे लाया गया। ने कैरिड, उसे लाया गया टू द रॉयल कोर्ट, उस रॉयल कोर्ट के अंदर, उस राजकीय दरबार में। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, वह चल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था। सो ओल्ड, बहुत बूढ़ा था। एंड देयर फॉर वाइस, और इसीलिए वह जो है बहुत समझदार भी था, है ना। तो देखो इस बात में तो मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा, भले किसी का मन हो चाहे नहीं हो, लेकिन सुनाऊंगा। तो सो ओल्ड, बहुत बूढ़ा था, फिर भी वाइस था, और इसीलिए वाइस था क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था, ठीक है, क्योंकि उसने जीवन का अनुभव लिया था। तो एक बार एक लड़के की शादी होती है और वो बारात लेके जा रहा होता है। बारात लेके जा रहा होता है तो उसके घर में एक बुजुर्ग से व्यक्ति होते हैं जो अड़ जाते हैं कि भाई मैं भी बारात में चलूंगा। तो कहते हैं नहीं, लड़की वालों की शर्त है कि बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। यहाँ बूढ़े भाई साहब भी जो थे, वृद्ध बाबूजी जो थे, वो भी अटक गए। बोले कुछ ना 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 ना, फालतू बात नहीं, मैं तो चलूंगा। बोले ऐसा मत करो बाबूजी, मेरी शादी अटक जाएगी आपके चलने के चक्कर में। बोले ना, बोले चाहे बोरी में डाल के ले चल, गाड़ी की डिक्की में डाल के ले चल, मैं तो चलूंगा। बोले भाई पहनाओ उसको बोरी, डालो गाड़ी की डिक्की में, ले चलो, जो होगी देखी जाएगी। आगे चले गए, बढ़िया बारात निकल गई, बंदोरी निकल गई, बढ़िया तोरण हो गया, बढ़िया शादी हो गई। अब आई विदाई की बारी। विदाई की बारी आई तो लड़की के पिताजी ने कहा कि भैया ऐसे नहीं होगी विदाई, हमारे गांव के पीछे एक नदी बहती है, उस नदी में पानी की जगह दूध बहेगा, तब हम लड़की विदा करेंगे, बाकी तुम विदा नहीं कर रहे। सारे बराती, युवा बराती, जवान बराती, सबकी भेजी आउट दिमाग खराब। बोले अब क्या करें साहब? बोले ना, बोले बाबूजी कैसी बात कर रहे हो? बोले नदी है, नदी में कैसे दूध बहाएंगे? बोले नहीं,
बारात तो तभी रवाना होगी, लड़की तो तभी विदा होगी जब पानी की जगह दूध बहे। सब बोले हो गई शादी, कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। तो वापस आने लगे। वापस आने के लिए जैसे ही गाड़ी के पास आए, बोले यार वो अब शादी वादी का तो कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो एक काम करो, वो बाबूजी जो बंधे हुए उनको तो खोल दो। उनको खोला, बाहर निकाला, उन्होंने बोला हो गई शादी। बोले कहाँ हो गई? बोले ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। बोले कि छोटी छोटी बातों पर कोई नाराज हुआ जाता है, लौटा जाता है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? बोले वापस चल रहे हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं बात करने के लिए। बोले दिमाग खराब है, छोटी छोटी बातों पर क्यों ऐसी कोई नाराजगी थोड़ी होती है। बोले उनको बोलो फटाफट से नदी में से पानी खाली करवाओ, हम दूध लेके आ रहे हैं। ये होता है बूढ़े का दिमाग। बोले उनको बोलो कि खाली करो, पानी खाली करो, उसमें से तुरंत पानी खाली करो, हम दूध लेकर आ रहे हैं। अब नदी में से पानी खाली हो तो दूध लेके आए। इधर से जाके लड़कों ने वापस कह दिया कि साहब ठीक है, आप पानी खाली करवाओ, हम दूध लेके आ रहे हैं। लड़की के पिताजी समझ गए, हो ना कोई बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ आया है, वरना खच्चरों तुम्हारे में इतना दिमाग नहीं है कि तुम इतनी गहरी बात सोच सको। तो इसीलिए जो व्यक्ति वृद्ध होता है, जिसकी आयु होती है, उसके अनुभव ज़्यादा होते हैं, उसकी बुद्धि ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने जीवन में ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा परिस्थितियां देखी होती है। तो यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि वाइस भी है, चतुर भी है। बट इन अ क्वेकरिंग वॉइस ही सेड, लेकिन कांपते हुए, हाँफती हुई आवाज में उसने कहा, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, कि कल्प्रिट जो है, जो भी अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंग्ड। तो अगर हम वास्तविकता में देखें तो पूरी गलती उस आर्क की ही थी जो आपके मुकुट से टकरा गया। उस आर्क के अलावा किसी की गलती थी ही नहीं। बाकी सबने तो अपना अपना काम सही तरीके से किया, लेकिन आर्क की गलती थी कि वो आकर के आपके क्राउन से टकरा गया, द क्राउन ऑफ, और उसे धमाके से नीचे गिरा दिया। एंड इट मस्ट बी हैंग्ड, और ये जो आपका क्या है, तोरण जो आपने बनवाया है ना, आर्क जो आपने बनवाया है, इसे टांगना होगा, इसे आप टांग दो। टू द स्कैफोल्ड, फांसी के तख्ते पर। द आर्च वॉज लेड व्हेन सडनली अ काउंसिल सेड, और आर्च जो है उसे यहां पर लाया गया फांसी के तख्ते पर, तभी एक काउंसलर यानी कि एक दरबारी बीच में ही बोल पड़ा। हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली वॉट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। हम इतने बेशर्म हो के कैसे उस चीज को टांग सकते हैं, यानी कि ऊपर कैसे टांग सकते हैं जिसने आपके सर को छुआ हो महाराज। ये दरबारी है ना, अगर ऐसा कोई तुम्हारा दोस्त हो ना, उससे तुरंत प्रभाव से दोस्ती तोड़ दो। आई मेरी बात समझ? एक तो राजा बेवकूफी करने जा रहा है, किसी बुद्धिमान आदमी ने आके उसे बचा लिया, रोक लिया, कोई बेवकूफी नहीं करनी थी। फिर आता है तुम्हारा 1.5 शाणा दोस्त जो इस काउंसलर की तरह। अब देखना ये काउंसलर क्या करवाएगा, ठीक है। तो कैसे हम इतनी बेशर्मी से इसे टांग सकते हैं जिसने आपके सर को छुआ हो महाराज। ट्रू, बिल्कुल सही। म्यूज्ड, सोचते हुए राजा ने कहा, बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस, और अब तक जो इतने 6 घंटे से जो भीड़ जमा है वो बेचैन होने लगी। वॉज अटरिंग अलाउड, और जोर जोर से आपस में बातें करने लगी। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड, और राजा जो है उनके मूड को समझ गया कि भाई इनके बीच में क्या बातें चल रही है। वो समझ गया कि मेरे खिलाफ बातें करने लग गए कि मैं न्याय नहीं कर पा रहा ना, तो उस बारे में बात चल रही है। और कांपते हुए राजा ने कहा टू ऑल हु वर असेंबल्ड, कि जितने लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं उन सबसे वो कहता है, लेट्स पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट, यानी कि चलिए स्थगित कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं ये विचार विमर्श जो है नाजुक पॉइंट्स का, लाइक गिल्ट, अपराध की तरह। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग। अब जितने राज्य के लोग हैं, अब 1 मिनट के लिए क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है, कौन अपराध है, कौन अपराध नहीं है, छोड़ दो, सब भूल जाओ। अब बस पूरा का पूरा राज्य, जितने इस राज्य के लोग हैं, सब ये चाहते हैं कि लटकाया जाए। एक फांसी चाहते हैं सब लोग। क्या चाहते हैं सारे लोग? एक फांसी चाहते हैं। हैंग्ड मस्ट बी समवन, किसी ना किसी को तो टांगना ही है, किसी ना किसी को तो फांसी देनी है। एंड दैट इमीडिएटली, और वो भी बस तत्काल प्रभाव से।
अब बस मुद्दा यह है कि न्याय क्या है, किसी ना किसी को फांसी देनी है, वो भी तत्काल। ठीक है साहब। द न्यूज वॉज सेट अप समवॉट हाई, और जो यहां पर फंदा लगाया गया था वो थोड़ा सा, पता नहीं कैसे, थोड़ा सा ऊंचा लग गया फांसी का फंदा। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, और उस फांसी के फंदे से एक एक आदमी को, राज्य के एक एक आदमी को नापा गया कि किसके बराबर बैठ रहा है फांसी का फंदा। जिसके बराबर बैठेगा उसी को लटका देंगे। तो अब यहां मुद्दा क्या हो गया कि किसी ना किसी को टांगना है, तो एक एक करके एक एक आदमी को नापा गया। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल, लेकिन एकमात्र ऐसा एकमात्र इंसान था पूरे राज्य में जो उतना लंबा था। ही फिटेड, और वो उस फांसी के फंदे के अकॉर्डिंग फिट भी हो रहा था। वन मैन, केवल एक, दैट वॉज ऑल, बस इतना ही। ही वॉज द किंग। कौन था उस फांसी के फंदे जितना लंबा? केवल राजा। राजा के अलावा इतना कोई लंबा नहीं था जो उस फांसी के फंदे पर फिट हो रहा था। तो पहले एक बार मरने की बारी आई राजा की, राजा बच गया एक वाइस मैन को बुला करके। एक निकम्मा दरबारी जो है काउंसलर, वो खड़ा होकर बोलता है, नहीं नहीं महाराज, ऐसे कैसे, आपके सर को हाथ लगाया, इसको तो हम ऊंचा टांगने ही नहीं देंगे। ऊंचा कैसे टांग दोगे, इसको तो नीचे गिराओ, डिमोलिश करो इसको, तो इसको ऊंचा क्यों उठा रहे हो? उस काउंसलर की वजह से ये घटना हो गई। ही वॉज द किंग, हिज मैजेस्टी, महाराज, महाराजाधिराज, वॉज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री। उसके बाद जो भी राजशाही आदेश था, उस आदेश के तहत महाराज को टांग दिया गया। राजा जो था उसी को निपटा दिया, उसी को टांग दिया। थैंक गुडनेस, भगवान का भला हो, भगवान का शुक्रिया। वी फाउंड समवन, हमें कोई तो मिल गया। सेड द मिनिस्टर्स, जो भी मंत्री थे उन्होंने कहा। फॉर इट इफ इंस्टेड, इनके मतलब के स्थान पर, यानी कि इसके स्थान पर, यानी कि ये जो हम लोग आर्च जो है जिसे हम लोग टांगने वाले थे, थैंक गॉड इसके अलावा कुछ तो मिला जिसे टांग सकते थे। कौन था वो? राजा को टांग करके भाई थैंक गॉड और कर रहा है यहाँ पे। मैं राजा हूं ना एक बार के लिए, मरने के बाद भी जिंदा होकर के इसको जरूर तलवार से मारूं, है इसके खोपड़ी में इतने तीर मारूं कि वो तरबूज की तरह फट जाए वो। मिनिस्टर, ऐसे अगर आपके सलाहकार हैं तो आपका पतन पक्का है, आपका नाश निश्चित है। वी हैड नॉट द अनरूली टाउन, लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक ऐसे टाउन में हम लोग रहें जिसका कोई रूलर ना हो, जिसका कोई क्या हो, रूलर ना हो, यानी कि जिसका कोई शासक ना हो। अब राजा तो मर गया, हमें कोई तो राजा चाहिए, हमें कोई तो शासक चाहिए। माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन, हो सकता है कि टाउन जो है वो जाकर के कभी क्राउन, या फिर जो, अब राजा तो रहा नहीं, तो अगर कुछ होगा तो कौन डिसीजन लेगा, तो हो सकता है लोग उसके खिलाफ हो जाए। लॉन्ग लिव द किंग, राजा हमेशा जिंदा रहे। द मिनिस्टर्स सेड, मिनिस्टर्स ने कहा। लॉन्ग लिव द किंग, राजा लंबे समय तक जिंदा रहे। द किंग इज डेड, राजा तो मर चुका है, कहां से जिंदा रहेगा? राजा को तो तुमने ही टांग दिया भाई, और फिर कह रहे हो लॉन्ग लिव द किंग। वो किंग की आत्मा भी अगर आसपास होगी ना तो तुम्हारे जूते मारेगी अभी 10 कि काहे का लॉन्ग लिव। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा देन, उसके बाद में ध्यान दिया उस उलझन पर। बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, बहुत व्यवहारिक बुद्धि वाले लोग बनो। सेंट आउट द हेरल्ड्स, दूत को भेज दो, टू प्रोक्लेम, ये घोषणा करने के लिए, इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम, यानी कि पुराने राजा के नाम पर, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, यानी कि जो भी अगला आदमी शहर के गेट से गुजरेगा वही हमारे स्टेट के नए राजा को चुनेगा। एज इज आर कस्टम, जैसे कि हमारी प्रथा है। दिस विल बी एनफोर्स्ड विथ ड्यू सेरेमनी, यानी कि ये जो काम है हमारी प्रथा के अनुसार, इस काम को लागू कर दिया जाएगा उचित सेरेमनी यानी उत्सव करके। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, और एक आदमी उसी समय शहर के गेट से गुजरता है, जो कि एक इडियट है, एक बेवकूफ है। द गार्ड्स क्राइड, और जो भी वहां प्रहरी है वो चिल्लाकर उससे पूछते हैं, कहते हैं रुको, वेट, हु इज टू बी किंग, डिसाइड, तय करो कि राजा कौन होगा। अब मेलन, और वो पागल आदमी जो मुझे लगता है कि जिसको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, वो कह देता है अब मेलन। मेलन का मतलब होता है तरबूज। क्या होता है?
तरबूज। तो यहां पर जैसे ही उस आदमी से, पागल आदमी से पूछा जाता है बताओ राजा कौन बनेगा, वो कहता है तरबूज, क्योंकि वो पागल है, उसको तो कोई सेंस है नहीं। तो वो उससे कुछ भी सवाल पूछो वो एक ही जवाब देता है तरबूज। तुम्हारा नाम क्या है? तरबूज। कहां जा रहे हो? तरबूज। तुम्हें क्या खाना है? तरबूज। तुमने क्या खाया? तरबूज। उसके लिए इस दुनिया में हर प्रश्न का एक ही उत्तर है, तरबूज। तो उससे प्रश्न पूछा बताओ, तय करो अगला राजा कौन बनेगा, तो भाई साहब फटाक से कहते थे तरबूज, बना दो तरबूज को राजा। द इडियट रिप्लाइड, तो वह बेवकूफ व्यक्ति जो है जवाब देता है, क्या जवाब देता है? तरबूज जवाब देता है। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। ये उसका एक निश्चित, ये क्या है? उसका एक निश्चित प्रश्न, ये उसका एक निश्चित उत्तर है सभी प्रश्नों के लिए। ही लाइक मेलन्स, उसको मेलन्स, उसको तरबूज बहुत पसंद है। तो दुनिया का कोई भी प्रश्न पूछ लो, उसका उत्तर एक ही है, मेलन, तरबूज। तरबूज के अलावा कुछ उत्तर नहीं देता वो। उससे कुछ भी बात करो वो एक ही जवाब देगा, तरबूज। तो वही हुआ। यू आर नाउ आर किंग, द मिनिस्टर सेड, क्राउनिंग अ मेलन। देन दे लेड carried the melon to the throne and reverently set it down. तो आप हमारे नए राजा हैं, मिनिस्टर कहता है, एक तरबूज से उसके सर पर ताज रखते हुए, है ना? कहा है तरबूज नहीं है क्या? वरना उसके तरबूज, ये तरबूज और ये तरबूज पे बना लो भाई ताज, है ना? कुछ ऐसा होता है ना, ताज ऐसा बना लेते हैं, कोशिश करते हैं कुछ तो बनेगा। हाँ, यहाँ पे जेम्स भी लगा लेते हैं, यहाँ पे छोटी डिज़ाइन कर लेते हैं, यहाँ पे एक डिज़ाइन और कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हल्का हल्का यूँ कर लेते हैं, है ना? अच्छा लग रहा है ताज। तो यहाँ पर क्राउनिंग, ताज रखते हुए एक मेलन को कहा जाता है आज से आप हमारे राजा हैं। देन दे लेड, यानी उसे उठा करके उसे ले जाते हैं उस मेलन को टू द थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी पर, और सम्मानजनक तरीके से उसे वहां पर रख देते हैं। दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो, ये बहुत साल पहले हुआ। When now you ask the people, अब जब आप लोगों से पूछते हो, so your king appears to be a melon, तो तुम्हारा राजा जो एक मेलन की तरह दिखता है। What did this happen? ऐसा कैसे हुआ? They said, वे कहते हैं, well on, खैर, counts of customary, यानी कि कस्टमरी परंपरा के कारणों से, परंपरागत चॉइस जो है, परंपरागत जो निर्णय लेने की क्षमता है, विकल्प जो है, उसके कारण हुआ है। इफ हिज मैजेस्टी रिजॉइस, जब तक उनके जो मैजेस्टी है, राजा जो है, मेलन है, जब तक वो आनंद में रहे। इन बीइंग अ मेलन दैट्स ओके, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ठीक है, एक मेलन राजा है तो भी क्या दिक्कत है। विद अस, हमें कोई परेशानी नहीं। फॉर हु आर वी टू से, हम कौन है जो इस बारे में कुछ कह सकें। वॉट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी, वह जो है, जैसा है, जो भी है वैसा का वैसा रहे, मस्त रहे, चाहे कोई राजा है चाहे कोई मेलन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो हमें शांति में और स्वतंत्रता में अपना जीवन जीने के लिए छोड़ देता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिज फेयर, जो सिद्धांत है हस्तक्षेप की नीति का, सीम टू बी वेल स्टैब्लिश्ड देयर, ऐसा लगता था कि उस सिद्धांत को वहां बहुत अच्छी तरीके से स्थापित किया गया। लोग भी मान के तैयार है, बोले राजा कौन? एक मेलन। और तुम्हें कोई परेशानी नहीं, तुम कुछ कहते नहीं हो, क्या कहना, हम कौन होते हैं कहने वाले, राजा कैसे बनाओ, यही हमारे यहाँ की परंपरा है, ऐसे ही बनता है हर बार राजा, ये भी बन गया, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक हमारा जीवन शांति से गुजर रहा है, जब तक हमारी स्वतंत्रता बरकरार है। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो इतना ज्यादा निज विचार करता है कि निज विचार से बाहर निकल के वो और कुछ सोच ही नहीं पाता। कहते हैं ना, अपनी लाइफ ठीक चल रही है ना, बाकी ठीक है ना, जाने दे, अपने को क्या टेंशन है, अपने को क्या उसमें दिमाग लगाने का, छोड़ उसको। तो वो चीज यहां पर हमें देखने को मिलती है। बस मेन चीज तो ये है। और बाकी चीज जो मिनिस्टर्स है उनके बारे में फिर कहना चाहूंगा, अपने दोस्तों को एक बार ढंग से देख लो, अगर उनमें से कोई भी मिनिस्टर वाले लक्षणों का हो तो उसको तुरंत बाहर कर दो, ठीक है। तो मुझे केवल वो पॉइंट्स बताओ जहां पर आप लोगों के लिए इसमें लाफिंग मूवमेंट्स थे। ऐसे कौन से मूवमेंट्स हैं जब आपको शानदार तरीके से हंसी आई। अपने केवल स्माइलिंग मूवमेंट जो है वो मेरे साथ शेयर करो कि सर ये कुछ एक मूवमेंट्स थे जब हमें बहुत शानदार तरीके से हंसी। बाल बनाना नहीं चाहता था लेकिन अब बन गए हैं अपने आप ही, ठीक है।
तो आपके कौन से लाफिंग मोमेंट्स है वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ा मजा आया। आप लोग बताइए आपको कैसी लगी ये स्टोरी कम पोएम, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।